ठीक है। ठीक हो गया। यस अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके सामने? यस मैम। यस मैम। ये तो हमने बात की थी लास्ट टाइम पेप्टाइड क्लासेस से रिलेटेड, कुछ क्लासेस हमने पढ़ ली थी, 2 क्लासेस जो रह गई थी आज उनकी बात कर लेते हैं। 2 क्लासेस जो रह गई थी वो है पेप्टोन्स और पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। पेप्टोन्स जो हैं ये भी पेप्टाइड्स ही हैं और ये एनिमल मिल्क या फिर मीट से ऑब्टेन होते हैं। जब मीट की डाइजेशन की जाती है, प्रोटीयोलिटिक डाइजेशन की जाती है, तो उससे फिर जो प्रोटीन्स के फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं ये पेप्टोन्स हैं। ठीक है। अब बाज़ औक़ात ऐसे मटेरियल्स होते हैं, फूड्स वगैरह ऐसी होती हैं जिनको आप हीट से नहीं ड्राई कर सकते, तो फिर उनको गैस से ड्राई किया जाता है। ठीक है। तो जब वो फिर गैस से ड्राई करते हैं तो उनसे भी पेप्टाइड बनते हैं। ठीक है। और उनके अंदर फिर पेप्टाइड्स भी होंगे, जाहिर है अगर वो मिल्क है या मीट है, अगर आप उसको स्प्रे ड्राई कर रहे हैं तो उसमें फैट्स भी होंगे, मेटल्स भी होंगे, साल्ट्स और विटामिन्स भी होंगे। ठीक है। और उसके अलावा ये है कि ये जो फिर पेप्टोन्स होते हैं, ये बैक्टीरिया और फंजाई को जब कल्चर किया जाता है तो वहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में भी पेप्टोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको ये पेप्टोन्स? मैम पेप्टाइड में डिफरेंस क्या है? किसमें? पेप्टोन और पेप्टाइड में डिफरेंस क्या है? पेप्टोन जो है वो पेप्टाइड की एक क्लास है, एक टाइप है, यानी अगर लेस देन 50 हो अमीनो एसिड्स तो हम उनको कहते हैं ये पेप्टाइड्स हैं। फिर उनके सोर्स की बेस पे हम उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो पेप्टोन जो है ये एनिमल मिल्क या मीट की डाइजेशन से ऑब्टेन होने वाले पेप्टाइड्स हैं जिनको हम पेप्टोन्स कहते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? यस ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जो उसके बाद लास्ट क्लास है इनकी पेप्टाइड्स की, वो है पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स भी प्रोटीन के ही फ्रेगमेंट्स होते हैं और किसी भी प्रोटीन की डाइजेशन से, यानी उनको एंजाइम्स की डिग्रेडेशन, किसी प्रोटीन को एंजाइम्स डिग्रेड कर रहे हैं, एंजाइम्स डाइजेस्ट कर रहे हैं, या नेचुरली वो डिकम्पोज हुई है प्रोटीन, दोनों सूरतों में जो प्रोटीन्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। और ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो हैं वो उस प्रोटीन सोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। और जो प्रोटीन सोर्स होता है जिसकी डाइजेशन से ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनते हैं, वो लेबोरेटरी में भी डाइजेस्ट करवाई जा सकती है कोई प्रोटीन, यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप एक सैंपल रखें और उसको डाइजेस्ट करवाएं प्रोटीन सैंपल को। और ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल इफेक्ट जो है उससे वो डाइजेस्ट हुई है प्रोटीन, आप उस वो सैंपल कलेक्ट करें और फिर आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी प्रोटीन थी और कितनी थी। ठीक है। इस तरह से भी सोर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे हमारी जो प्रोटीन्स की डिस्कशन थी वो हुई खत्म। जो हमने प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स और ये सारा हमें जो डिस्कस करना था, अमीनो एसिड्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, ये सारा यहाँ पे हमारे कोई पॉइंट जो यहाँ तक आप? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अच्छा चले, मैं मजीद ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो हमने डिस्कस करनी थी वो थी टाइट्रेशन कर्व। अब आ रही है ऊंची? कुछ मुझे लगता है अब थोड़ी क्लियर हुई होगी। हाँ जी, अब क्लियर है? मैम स्लो आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं बोलती हूँ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊंची होती जाएगी, आपको क्लियर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने टाइट्रेशन कर्व्स की बात करनी थी। टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व क्या होते हैं? टाइट्रेशन का मतलब क्या है? मैम हमें तो सही आ रही है। वो असल में मेरा ख्याल है कुछ बच्चों की अपनी तरफ नेटवर्क का इशू है, तो मे बी इस वजह से बिल्कुल नहीं क्लियर आ रही होती। अच्छा, टाइट्रेशन कर्व्स क्या है? नो अब सही आ रही है। अच्छा ठीक है, टाइट्रेशन कर्व कुछ आइडिया है आप? अच्छा, टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन मैम टाइट्रेशन मैम न्यूट्रिएंट नेगोशिएशन एक मिनट मेरी
टाइट्रेशन क्या है? हाँ जी मैम बोलिए। न्यूट्रलाइज फाइंड करने के लिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किसी भी एसिड या बेस का, तो वो प्रोसीजर टाइट्रेशन का। एसिड बेस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए नहीं। टाइट्रेशन का मतलब ये है किसी एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करना। हम अगर मैम एसिड आइडेंटिफाई टाइट्रेशन की बात करें कि अगर आप एक बीकर में एसिड लेते हैं और उसमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप आप बेस ऐड करते हैं, और उसके लिए आप एक ये ग्राफ ड्रा करें, एक साइड पे पीएच है और दूसरी साइड पे आप जितना वॉल्यूम एसिड या बेस का ऐड कर रहे हैं। अगर आपने एसिड लिया है, तो अगर आपकी बेस है, ठीक है, और बेस में आप एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आप ऐड करते जा रहे हैं और पीएच में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये जब आप ड्रा करते हैं ग्राफ की सूरत में, तो उसको कहते हैं टाइट्रेशन कर्व। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये पीएच है 0 से फिर 7 और 14 तक, ठीक है, और यहाँ आप देखिए ये वॉल्यूम है। अब होता ये है कि आपने अगर एक बीकर में एसिड लिया है और आप उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करते जा रहे हैं, तो देखिए कि जो पीएच है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ तक आप देखिए ये पीएच है ना, तो ये ऊपर की तरफ ब्लू लाइन जा रही है ना, इसका मतलब है कि पीएच जो है वो सॉल्यूशन की इंक्रीज हो रही है। अगर पीएच इंक्रीज हो रही है, ये एक एसिड था, इसकी पीएच जो है वो कम थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड था। अब पीएच इसकी कम थी, हम इसमें कोई अल्कली ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई बेस ऐड कर रहे हैं। आप जब बेस ऐड करते जा रहे हैं, पीएच इंक्रीज होती जा रही है, आप देखिए ब्लू लाइन ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके 25 ml, जब आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके एकदम से ये पीएच जो है ये राइज करती है। जब पीएच एकदम से राइज करती है, तो उससे फिर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा है, कहाँ पे आके वो एसिड और बेस उन दोनों के मोल सेम हो जाते हैं। जहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों की अमाउंट इक्वल, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाता है एसिड और बेस का, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। अब ये देखिए इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच क्या है 7, यानी एसिड और बेस दोनों बराबर हो गए। आप बेस ऐड करते जा रहे थे एसिड में, जब आप बेस ऐड कर रहे थे तो पीएच इंक्रीज हो रही थी, और जब 25 ml आपने क्यूबिक डेसीमीटर बेस के ऐड किए, तो पीएच जो है वो राइज कर दी, ठीक है। उसके बाद आप जितनी भी पीएच ऐड, जितनी भी बेस ऐड करते जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा कुछ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे आके तो वो एसिड और बेस बराबर हो गए ना दोनों। उसके बाद आप मजीद जब उसमें ऐड करते हैं अल्कीन, तो फिर पीएच जो है वो राइज करना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इमाइनो एसिड्स के टाइट्रेशन कर्व में ये होता है, मैं आपको एक और भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जिस सॉल्यूशन को आपने एनालाइज करना है, इक्विवेलेंस पॉइंट जिसका आपने फाइंड आउट करना है, वो कोई एसिड है, फर्ज करें वो इमाइनो एसिड ही है। जैसे जैसे आप उसमें अल्कली ऐड करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे उसका पीएच इंक्रीज करती जा रही है, और जहाँ पे दोनों की अमाउंट सेम हो जाती है एसिड और बेस की, वहाँ पे उनकी पीएच भी सेम हो जाती है, और वो इक्विवेलेंस पॉइंट आपको ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये तो हमने किया एसिड को टाइट्रेट किया बेस के साथ, यहाँ भी और यहाँ भी एसिड को टाइट्रेट किया है, ठीक है। पीएच आप देखिए 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 से, ये देखिए 0 और ये 1, तो 1 किसकी हो सकती है पीएच, जाहिर कोई एसिड ही हो सकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड था जिसको हमने टाइट्रेट किया, और यहाँ 7 पे आके हम इसका इक्विवेलेंस पॉइंट। यहाँ पे अगर आप देखिए, ये देखिए ये एक एसिड का है कर्व और ये एक बेस का कर्व है। यहाँ पे जो हमारे पास एनालाइट था, जिस सॉल्यूशन को जिसका हमने एनालिसिस करना है, जिसको हमने टाइट्रेट करना है, उसका इक्विवेलेंस पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, उसकी पीएच कितनी थी 14, ठीक है। आपने ऐड करना शुरू किया उसमें एसिड, तो पीएच नीचे आती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे आके एसिड और बेस दोनों एक जितने उनके मोल्स हो गए, वहां पे न्यूट्रलाइज हो गया आपका सॉल्यूशन, और ये इसकी पीएच होगी 7, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह करके इमाइनो एसिड्स के हम इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं टाइट्रेशन कर्व से। अब फायदा ये होता है टाइट्रेशन कर्व का कि इससे आप चार्ज और अनचार्ज इमाइनो एसिड्स को, सॉरी, चार्ज इमाइनो एसिड्स को पोलर इमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जो चार्ज इमाइनो एसिड्स हैं
वो पोलर भी हैं, ठीक है। तो आप इनका फर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो pKa वैल्यू है, कोई भी एसिड उसका जो pKa वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर pKa वैल्यू 1 है, अगर कोई चार्ज इमाइनो एसिड है, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी pKa वैल्यू 1 होगी। अगर किसी इमाइनो एसिड पे नेट पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी pKa वैल्यू कितनी होगी? 1। pKa क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी pH का नेगेटिव लॉग आप लें तो वो pKa है। अगर किसी इमाइनो एसिड पे नेट पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे pKa वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है, जैसे आपको पता चलता जाता है कि इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। तो इस तरह चार्ज इमाइनो एसिड्स को आप पोलर और नॉन पोलर इमाइनो एसिड्स को आप आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइट्रेशन। मैम जी बोलिए। जो फॉर्म होगा उस पे स्ट्रॉन्ग बेस होगी। सॉरी मुझे समझ नहीं आई। 3 पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग बेस फिर। बिल्कुल 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ओके मैम। हाँ जी, यहाँ तक कोई पॉइंट जो आपको ना क्लियर हुआ? डिफरेंशिएट करने वाला है, मुझे इस बात की नहीं समझ आई कैसे। कार्बोहाइड्रेट्स में से हमारा एक जो चीज रह गई थी, अभी मैंने क्या कहा था कि वो कौन सी चीज है भला, याद है आपको? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, ये एक पॉइंट हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में से रह गया था। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन किस तरह होती है और साइनोहाइड्रिन है क्या? साइनोहाइड्रिन जो है ये आपने कार्बोहाइड्रेट वाले क्वेश्चन में नोट किया। साइनोहाइड्रिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हैं कि इनके अंदर आर चेंज होती है, अल्काइल और एराइल ग्रुप होते हैं। अल्काइल और एराइल मतलब कि इनके अंदर एरोमेटिक रिंग्स होंगे, या एराइल है तो इसके अंदर एरोमेटिक रिंग्स है आर चेन के अंदर, और अगर अल्काइल है तो इसके अंदर एरोमेटिक रिंग्स नहीं है। अब ये जो साइनोहाइड्रिन है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये बनते किस तरह? ये बनते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शन से। जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और उस दौरान सोडियम साइनाइड NaCN वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, तो साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ये साइनोहाइड्रिन रिएक्शन। एक तो फिर रिपीट कर देती हूँ प्लीज बात। मैं ये आपके साथ आवाज आ रही। मैं ये क्लास के ग्रुप में ये इमेज आपके साथ शेयर कर दूंगी रिएक्शन का, ठीक है। आप अपने पास लिख भी दीजिएगा कि साइनोहाइड्रिन रिएक्शन क्या है। ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है एक एल्डिहाइड या कीटोन का साइनाइड एनाइन के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सोडियम साइनाइड। और सोडियम साइनाइड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। और इससे फॉर्मेशन हो रही है साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन जो है साइनोहाइड्रिन के लिए, ये मैं आपकी क्लास के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सिंपल रिएक्शन, ठीक है। और आप इसको अपनी नोटबुक में भी एक इक्वेशन है नोट कर लीजिएगा, और ये आप लोगों ने इसको याद भी करना है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और अमीनो एसिड्स ये हमारा कंप्लीट हुआ।